मेरे पति की कमाई पर मेरा भी हक है। संध्या, तुम अपने माँ पापा के घर जा रही हो, खाली हाथ मत आना और अपनी सभी सास और नंदों के लिए भी कुछ लाना। हमारे यहाँ बहू के यहाँ से सबके लिए हर बार कुछ न कुछ आता है। संध्या की चाची सास रजनी ने कहा। संध्या अभी 2 दिन पहले ही बहू बनकर आई थी, रस्मों रिवाज जानती नहीं थी, तो जो कहा जाता मान लेती थी। पगफेरे की रस्म में भाई मायके से लेने आया। चाची सास फिर से आई। संध्या, सबके पैर छूने की रस्म होगी तो तेरे भाई से बोल 100-100 के नोट लगेंगे। संध्या, भाई पैर छूने की रस्म है, पैसे आप लोग ही देंगे। रवि, संध्या का भाई। हाँ कोई ना, ये 100 की गड्डी रख, जितना चाहिए ले लेना। संध्या का मन थोड़ा दुखी तो था, मगर रिवाज समझ चुप थी। संध्या ने कम से कम 30 औरतों के पांव छुए और पैसे दिए। बाकी पैसे सास ने ले लिए, यह कहकर कि कोई रह गया होगा तो मैं दे दूंगी। संध्या पगफेरे करके घर वापस लौटी। आते ही अगले दिन रसोई की रस्म हुई। मीठे में हलवा बनाया, सबने शौक से खाया, मगर शगुन किसी ने ना दिया। संध्या को दुख हुआ, मगर चुपचाप अपने कमरे में चली आई। संध्या पर अब नौकरी करने का दबाव शुरू हुआ, लेकिन उसने यह कहकर नौकरी के लिए मना कर दिया कि अभी इस परिवार को समझने के लिए मुझे समय चाहिए, नौकरी नहीं करनी, 3 से 4 महीने बाद कर लूँगी। संध्या वहाँ का माहौल समझ रही थी, पैसे वहाँ की प्राथमिकता थी। संध्या हर बात अपने पति निखिल से जरूर कहती थी, मगर काम की व्यस्तता और पारिवारिक मोह में वह सब कुछ अनदेखा कर देता था। संध्या के 2 ग्रेड शिक्षक के एग्जाम आ गए। काम करने के बाद बहुत कम समय रात को जागकर पढ़ती थी। परीक्षा के लिए ससुराल में अकेले जाना मना था, तो निखिल को कहा कि साथ चले, मगर संध्या के ससुर ने कहा कि अपने भाई को बुला लो, निखिल का काम मत खराब करो, एक ही शहर में हो, वह परीक्षा दिला देगा। अब तो धीरे धीरे संध्या के सब्र का बांध टूट रहा था। खैर, कुछ पेपर निखिल और कुछ संध्या के भाई ने दिलवाए। अब संध्या ने सोचा नौकरी के लिए अप्लाई कर देती हूँ। अच्छी डिग्री होने के कारण जल्द ही संध्या को नौकरी भी मिल गई। रोज रोज बस में आने जाने में परेशानी होने लगी। घर ले जाने पर सासू माँ के ताने और नंदों के ऑर्डर शुरू हो गए। निखिल अब सब समझने लगा। उसने संध्या को एक स्कूटी दिलाने का सोचा। एक रात दोनों स्कूटी को लेकर अपने कमरे में बात कर रहे थे कि छोटी ननद दिव्या आ गई। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, मगर नीचे जाकर सास और बड़ी बहन को बताया। बड़ी बहन ने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा, भैया भाभी को स्कूटी दिलवा रहे हैं। आते ही भाभी ने खर्चा बढ़ा दिए। थोड़े देर में संध्या के ससुर घर आए। आते ही निखिल पर चिल्लाए, निखिल कहाँ है? क्या तेरी बीवी ने आते ही घर में अपनी मर्जी शुरू कर दी? स्कूटी लेनी हो तो अपने पापा को फ़ोन कर देगी, तू पैसे खर्च नहीं करेगा। निखिल, पापा, उसके पापा पहले ही एक गाड़ी तो दे चुके हैं, आप कैसे देंगे? कोई एहसान नहीं किया है। तेरी पढ़ाई पर हमने पैसे लगाए हैं, उसका दहेज मांगा था हमने। अब अगर उनकी बेटी से पैदल या बस में सफ़र ना हो तो गाड़ी तो देनी ही पड़ेगी ना। संध्या के ससुर ने आवाज़ ऊंची कर कहा। संध्या अब तक ऊपर से सब सुन रही थी, मगर
अब वह नीचे आई और बोली, पापा, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन अपने पिता के बारे में भी कुछ नहीं सुनूंगी। मेरी शादी अगर इनसे हुई है तो अब मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। मेरे मायके वाले वही देंगे जो रीत है, मगर आप चाहो कि मेरा पूरा खर्च अब भी वो उठाएं तो माफ़ी, मगर ये नहीं होगा। संध्या की सास संध्या को चुप रहने को बोली, मगर निखिल ने संध्या का साथ दिया। संध्या बोली, पापा, निखिल अब मेरे पति हैं और अपने पति की सैलरी और कमाई पर मेरा भी हक है। अब मेरी हर ज़रूरत की चीज़ उनकी ही कमाई से आएगी और स्कूटी नहीं लानी कोई बात नहीं चाहिए, मगर मैं अब आप सबके लिए नौकरी भी नहीं करूँगी। आपको पैसे चाहिए बस, इतना कह संध्या कमरे में आ रोने लगी। परिवार में सबने संध्या को गलत बताया क्योंकि उसने ससुर के सामने अपनी बात रखी। घर तोड़ने वाली, बेशरम, बड़ों का सम्मान नहीं करने वाली, पता नहीं कितने किताब एक बार में मिल गए, मगर वह खुश थी कि गलत को बढ़ावा देने से अच्छा उसे रोकने की पहल करो। इन सब में संध्या का निखिल ने पूरा साथ दिया। आगे भी मांगे जारी रहीं, लेकिन हर बार नाजायज़ मांग को संध्या ने अपने मायके तक पहुंचने ही नहीं दिया। उसका वहीं विरोध कर खत्म कर दिया। यह एक आज भी मजबूत बुराई है जो समाज के हर घर में रिश्ते को खोखला कर रही है। अगर हम शिक्षा का नौकरी करने के साथ गलत के विरोध में आवाज़ उठाकर सम्मान करें तो हमारा शिक्षा लेना सार्थक है। बेटी और बुआ। 5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फोन पर बातें कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुधा आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है, समधी भी साथ आएंगे। राजन, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती है यहाँ तक? राजन गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुनकर माँ एकदम दंग रह गई। अरे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसे पागलों की तरह बातें कर रहा है? घर में 2 गाड़ियां होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा। अपनी बेटी को करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताना सुनना पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा, वो जब भी इस घर आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वह तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको उसकी भगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरा करते हुए निकल जाता है। गुस्से से राजन बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में तो दे दिया था ना हमने जो देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है? वो अलग, आपको समझना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। राजन ने तंज कसते हुए कहा।
तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो? ये सब मेरी मेहनत की कमाई का है और मैं जो चाहूँ करूँ, चाहे तो पूरा सुधा को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब राजन अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बातें कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ दो शब्द क्या सुन लिए, आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तो इसीलिए वो गांव के पुराने घर में अकेले रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने दो बेटियों में फर्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वह बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है, अपने अच्छे भाई होने पर भी। हो सके तो मेरे इस कटु शब्दों के लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर राजन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फोन लगाया। बहन के फोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने इतने साल आपके साथ जो भी व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ भैया, मैं जीजा जी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से तो घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर की खुशियों से भरा रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।